जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोरोना महामारी की वजह से विद्यालय की नियमित कक्षाएं नहीं लग रही है, तो पढ़ाई पर तो असर हो ही रहा है। मगर फिर भी हम आपकी पढ़ाई नियमित रखने के लिए विद्यालय परिवार प्रयत्नशील है कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब न हो और आप नियमित रूप से पढ़ते रहें। तो मैं आज कक्षा 8 के छात्रों के लिए जो बहुत ही ऐतिहासिक पुस्तक है, जो बहुत ही उपयोगी है भारतीय इतिहास को जानने के लिए, भारत के प्रथम यशस्वी प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक भारत की खोज के की वो पढ़ाने जा रहे हैं। तो प्रारंभ करते हैं अहमदनगर का किला। सबसे पहले उन्होंने अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1944 या 13 अप्रैल 1944 लिखा है। प्यारे बच्चों, ये उन्होंने इसलिए लिखा है कि ये जो किताब थी उन्होंने एक डायरी की शक्ल में लिखी थी। फिर बाद में वो डायरी की शक्ल की किताब एक बहुत ही व्यवस्थित ऐतिहासिक पुस्तक के रूप में प्रसिद्ध हुई, जो ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुकूल थी और जिससे ज्ञान वृद्धि की जा सकती थी। तो ये किताब जो आरंभ की है, तो अब 2020 चल रहा है बच्चों, तो करीब ये पुस्तक आज से 75-76 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, ऐसा माना जा सकता है। तो आरंभ करते हैं। पहला पाठ है अहमदनगर का किला। अहमदनगर का नाम तो सुना होगा आपने। वर्तमान में अहमदनगर भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है बच्चों। तो अहमदनगर का जो किला का मतलब होता है फोर्ट। जैसे हमारे पास में गुती का किला है, तो उसी प्रकार ये अहमदनगर का किला है। तो वहाँ पर इन्हें कैद किया गया था। वो बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, तो जो ब्रिटिश रूरल थे, तो जो उनके अगेंस्ट होते थे उनको जेल में डालते रहते थे। तो उस समय किलों का उपयोग इतना तो पहले जितना तो था नहीं, कि पहले तो सुरक्षा की दृष्टि से किले बड़े महत्वपूर्ण माने जाते थे। मगर विज्ञान ने प्रगति कर ली थी और जो विध्वंस के बड़े बड़े साधन उत्पन्न हो गए थे, तो हवाई जहाज वगैरह, तो उनके लिए किले इतने सुरक्षित नहीं थे। तो उन समय किलों का उपयोग जेल के रूप में किया जाता था। तो उसी जगह पर रहते हुए नेहरू जी ने अपनी किताब लिखनी प्रारंभ की और फिर उन्होंने जो लिखा है वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। अब वो स्वतंत्रता सेनानी थे बच्चों, तो कोई ना कोई ऐसा कार्य करते रहते थे जो अंग्रेज़ों को अच्छा लगता नहीं था, उस वजह से उनको कैद कर लिया जाता था। तो इस बार ये 9वीं बार यानी 9वीं बार आए थे जेल में। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। अब नेहरू जी बताते हैं कि मुझे यहाँ आए हुए 20 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो गया, यानी करीब 1.25 साल हो गए। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। तो उन्होंने क्या लिखते हैं कि जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर अंधियारे आकाश यानी आकाश में अंधेरा था और झिलमिलाते दूज के चांद, दूज का मतलब द्वितीया, जैसे भारतीय महीने होते हैं ना, शक संवत, तो उसमें 15 दिन का पीरियड होता है। तो पहले तो आती है पूर्णमासी और फिर उसके बाद आती है अमावस्या। तो उसी प्रकार उस दिन कौन सी तिथि थी? द्वितीया। तो दूज का चांद ने हमारा स्वागत किया, यानी उस दिन शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। शुक्ल पक्ष एक तो होता है शुक्ल पक्ष और दूसरा होता है कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष मतलब फुल मून डेज और कृष्ण पक्ष मतलब जिसमें अमावस्या का टाइम पीरियड होता है। तब से हर बार जब नया चांद उगता तो
तब से हर बार जब नया चांद उगता तो जैसे मुझे याद दिलाया जाता कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। अब बच्चों उस समय क्या होता था कि वो चांद को देखकर ही पता करते थे कि भाई क्या होता है। तो वो शुक्ल पक्ष के चांद को देखकर, यानी उन्होंने टाइम पीरियड कर दिया कि भाई अब की बार नेक्स्ट टाइम इतना चांद दिखेगा तो मेरा 1 महीना हो गया। तो उससे अपनी काउंटिंग कर रहे थे कि भाई हमारा 1 महीना हो गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा। सहचर का मतलब होता है जो साथ में रहता है, जो आपका मित्र है, जो आपके साथ में रहता है। जैसे आप के सभी सहचर है ना, जो विद्यार्थी आपके साथ पढ़ते हैं वो सभी आपके सहचर हैं। तो चांद भी उनके साथ था क्योंकि वो जेल में थे। जेल में तो आपको कोई साथी मिलता नहीं है, तो उनके साथ ही था चांद। वही मुझे इस बात की याद दिलाता कि अंधेरे के बाद उजाला होता है, और वही चांद उनसे इस बात की भी याद दिलाता कि हर अंधेरी रात के बाद एक खूबसूरत सुबह है। ये भी हमने पढ़ रखा है। तो इसी प्रकार ये अपन देखते हैं, जैसे ये फोर्ट बना हुआ है। सन 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने अहमद किले की पुनः यात्रा की, और ये तो उसने 1944 की बात कर रहे हैं। और 1953 जब भारत आज़ाद हो गया था, वो भारत के प्रधानमंत्री हो गए थे, तो फिर वापस एक बार वहाँ की यात्रा उन्होंने की, तब वो गए। यानी ये उस समय का फ़ोटो है। पहले तो वो एक कैदी बन के गए, बंदी बन के गए, मगर नेक्स्ट टाइम वो भारत के प्रधानमंत्री बन के अहमदनगर किले में गए। अहमदनगर किले का वह कक्ष जहाँ 1942-45 में जवाहरलाल नेहरू को रखा गया। अब ये जो अहमदनगर का जो रूम नंबर 8 है, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ये रूम नंबर 8 है। तो इसमें उनको रखा गया था, पंडित जी को। तो उस समय तो वो रूम है। अब उसमें ये इस पार्ट में कुछ चैप्टर हैं। अतीत का भार। अतीत का मतलब होता है बच्चों जो बीत गया। अतीत जो बीता हुआ समय, यानी पास्ट। अब वो वहाँ लिखना आरंभ करते हैं, अतीत का भार, यानी अतीत में क्या था, पास्ट में हमारे क्या था। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। अब क्या था बच्चों कि ये तो 9वीं बार आए थे ना, तो उससे पहले भी 8 बार जब वो जेल में गए, तो अहमदनगर किले में भी बागवानी मतलब बगीचे का काम करने वाला, गार्डनर। तो यहाँ पर गार्डनिंग करना उन्होंने आरंभ कर दिया, क्योंकि कैदी को ऐसे कौन रोटी देगा, काम तो करना पड़ेगा। तो उसको भी यहाँ पर इन्होंने कौन सा काम स्टार्ट किया, बागवानी, यानी पेड़ पौधे फूलों को पानी देना। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। अब बच्चों जेल का समय बड़ा कठिन होता है, उसे निकालना बड़ा संभव नहीं होता, तो मनुष्य खुद को बिजी रखता है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, कई घंटों तक, यानी बहुत पूरे ऐसे जो भी टाइम मिलता था उसमें वो कड़ी धूप में भी काम करते थे, बड़ा परिश्रम करते थे। और क्यारियाँ मतलब जो बनाते हैं ना, पेड़ उगाने के लिए खड्डे खोदे जाते हैं, तो उस ज़मीन को खुरदरी या ऐसे खोद के साफ किया जाता है, तो उसे क्यारियाँ बनाते। जैसे क्यारी बनाते हैं ना अपने खेतों में फसल उगाने के लिए, जैसे चावल की क्यारी, या एक तरफ चावल की क्यारी है, दूसरी तरफ केले की क्यारी है, अलग अलग टाइप से। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। अब बच्चों ज़्यादातर किले होते हैं वो पत्थर पहाड़ी पर बनते हैं, तो वहाँ पर मिट्टी इतनी अच्छी नहीं होती है, तो वो पथरीली थी, यानी अच्छी उपजाऊ मिट्टी नहीं होगी, तो वहाँ पर कोई भी पेड़ पौधा होना उपयुक्त नहीं होगा। तो वहाँ पर क्या करते थे, वो कैसी थी, पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई, यानी अवशेष थे, वहाँ टूटे हुए पत्थर थे। फोर्ट में ऐसा ही होता है। चूँकि ये इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भिसंधियाँ देखी है। अब बच्चों ये क्या इतिहास स्थल है, यानी ऐतिहासिक स्थल है, यानी यहाँ पर हमारी हिस्ट्री है अहमदनगर के फोर्ट में। तो इसने हमारा बहुत पुराना पास्ट देखा, और पास्ट में क्या क्या अच्छा बुरा जो भी हुआ ये सब इस फोर्ट ने देखा है। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, मगर आगे नेहरू जी लिखते हैं कि जो यहाँ का जो हिस्ट्री है वो इतना ओल्ड नहीं है, घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, और कोई घटनाओं यहाँ पर ऐसा कुछ बड़ा युद्ध वॉर भी नहीं हुआ कि लोग इसे पहचाने।
पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है, मगर इससे रिलेटेड एक ऐसा इंसिडेंट है जो आज भी लोग याद करते हैं। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के सास की कहानी। तो बच्चों, यहाँ पर अहमदनगर फोर्ट से रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट कहानी है वो एक ही है, वो है चांद बीबी नाम की एक वॉरियर लेडी थी। तो उससे रिलेटेड एक ऐसी इंसिडेंट है जिस वजह से इस फोर्ट को लोग याद रखते हैं, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। अब बच्चों, यहाँ पर एक चांद बीबी करके एक ग्रेट लेडी हुई। जब अकबर जो मुग़ल एम्पायर का बहुत बड़ा राजा था, जब उसने अटैक किया अहमदनगर पर, तो नेतृत्व इन द सेंस वो लीडरशिप, तो वो अपनी जो फोर्स की आर्मी की लीडरशिप उसने की, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। एट लास्ट वहाँ पर अकबर ने जब उस पर हमला किया तो उसका मर्डर उसके ही आदमी ने, यानी जो उसी के पक्ष का एक शख्स था, उसने चांद बीवी को मार दिया। मगर वो वॉरियर थी और वो अकबर जैसे बहुत बड़े राजा के सामने खड़ी हुई। खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। वहाँ पर खुदाई की जाती है ना बच्चों, पुराने फोर्ट हैं तो उसमें खुदाई करते हैं, देखते हैं कि ऐतिहासिक सूत्र मिल जाए कुछ। तो वहाँ पर जब खुदाई की पुरातात्विक विभाग ने, तो वहाँ पर कुछ गुंबद और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। गुंबद मतलब जो टॉप होता है ना फोर्ट वगैरह या टेम्पल या महल का, तो वो गुंबद मिले ऊपरी हिस्से, जो ऊपर के पार्ट है। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब वो कहते हैं कि हम लोग ये काम करते थे, खुदाई करते थे, सोचते थे कि भाई इसकी ऐतिहासिक सूत्र हैं वो जाने, मगर वो जो वहाँ उस टाइम के ऑफिसर्स थे उन्होंने इस बात की हमें परमिशन नहीं दी और हमारे पास इतने कोई साधन भी नहीं थे कि ये काम हम आगे कर पाए। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो भी वो खुदाई उदाई का काम था वो तो उन्होंने रोक दिया, क्योंकि वो गार्डनिंग भी अच्छी थी नहीं, और दूसरा ऐतिहासिक सूत्रों को जानने के लिए जो प्रयास किए तो उन्हें परमिशन मिली नहीं। तो फिर एट लास्ट उन्होंने अपने हाथ में कलम मतलब पेन उठा लिया। पर मैं अब तक आज़ाद नहीं हो जाता, माफ़ी चाहूँगा, जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं अपने बारे में नहीं लिख सकता। वो कहते हैं कि उस समय भारत गुलाम था तो वो खुद को गुलाम मानते थे और कहते थे कि जब तक मैं आज़ाद यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र, किले में भी वो कैद थे, यानी कैदी तो गुलाम हुआ ना बच्चों, वो कोई फ्री थोड़ा ना हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं कर पा रहा था, न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। प्यारे बच्चों, ईश्वर पैगंबर या ईश्वर वही तो भविष्य के बारे में बता सकता है। तो नेहरू जी तो ईश्वर थे नहीं, तो वो ये नहीं बता सकते थे कि भाई मैं पेन से कलम से भविष्य क्या होगा वो लिख सकूं, इतना उनमें सामर्थ्य नहीं था। बचा रहता है अतीत। हाँ, बचा क्या रहता है? अतीत। कि भाई देखो, भविष्य के बारे में तो हमें पता नहीं है क्या होगा आने वाले समय में, मगर हमें ये पता है कि अतीत में यानी पास्ट में क्या हुआ वो हमें पता होता है, तो वो मैं लिख सकता हूँ। पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वत्तापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। तो नेहरू जी तो मूलत कोई इतिहासकार थे नहीं, वो राइटर भी थे मगर वो मूलत नहीं थे, वो मुख्य रूप से लीडर थे जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। तो वो लिखते हैं कि भाई मैं कोई बड़ा विद्वान भी नहीं था, मैं पहले की तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आज की विचारों को प्राचीन क्रियाकलापों से मिक्स करके कुछ लिख सकता हूँ। गेट ने एक बार कहा कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। गेटे करके एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हुए थे, तो उसने एक कोटेशन कहा था कि जो इस टाइप का इतिहास लेखन करते हैं तो भारी राहत दिलाता है कि भाई आप सत्य लिखने की कोशिश करेंगे तो कुछ आप रिलैक्स फील करेंगे। तो अहमदनगर किले में ही
जो दूसरा पार्ट है वो है अतीत का दबाव। जैसे पहला पार्ट था आपका अतीत का भार, और भार से ही संबंधित शब्द है दबाव, प्रेशर है दोनों का। तो अतीत का दबाव, दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है। यानी जो प्रेशर कैसा भी हो, भले अच्छा हो प्रेशर या बुरा हो, दोनों तरफ अभिभूत, यानी वो एक तरह से हमें प्रेशराइज करेगा। कभी कभी ये दबाव दम घोटू होता है, और कभी कभी ये इतना प्रेशर होता है कि हमें दम घोटू मतलब हमें बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट हो सकती है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। तो कभी कभी आपको इतिहास लिखने के लिए बहुत ध्यान रखना होता है बच्चों कि अगर इस समय आप है ना सही चीज़ें नहीं लिख पाएंगे ना, तो आप खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो जो प्राचीन सभ्यताओं, क्योंकि भारत है, इसकी संस्कृति आज की नहीं है। लोग कहते हैं 10,000 पुराना कल्चर है इंडिया का, जब कभी लोग समझते ही नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह कितनी पुरानी संस्कृतियाँ हैं, तो वो भारत में विद्यमान थी। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि भाई भारत का इतिहास लेकिन बड़ा सोच समझ के किया जाता है। जैसे भारत के जैसी एक प्राचीन सभ्यता कौन सी है, चीन की सभ्यता भी बड़ी प्राचीन मानी जाती है। मेसोपोटामिया की या मिस्र की, उस टाइप की सभ्यताएं ये बड़ी प्राचीन है, तो इन्हें बड़े सोच समझ के लिखना पड़ता है। आखिर मेरी विरासत क्या है, यानी मेरी जो विरासत, मेरा हिस्ट्री क्या है, आखिर मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, और मैं किन चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ, किस कल्चर को फॉलो कर रहा हूँ। क्या उन सबको जिसे मानवता ने दसियों हजार साल के दौरान हासिल किया, क्या वो उन सबको जिसने मानवता ने दसियों हजार सालों के दौरान हासिल किया, यानी स्टेप बाय स्टेप सभ्यता पनपी और डेवलप हुई ना। तो नेहरू जी कहते हैं कि उस सभ्यताओं के दसियों हजार मतलब जो 10,000 साल लगे, जो टाइम पीरियड उस पीरियड में गेन किया, मैं उसका प्रेशर है क्या, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों के दुख यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। उसके साथ साथ वो बताते हैं कि उनकी विजय, यानी जो मानवता में युद्ध हुए उनकी जो विजय का उल्लास, यानी विजय के बाद जो खुशियाँ मनाई, या उनकी पराजयों की दुखद यंत्रणा, यानी जो लोग हारे और उनकी दुखद यंत्रणा, यानी उनकी परेशानियाँ, या फिर मानव के उन हैरत अंगेज, यानी ऐसे ऐसे कार्य जो संभव ही नहीं है कि ऐसा भी कभी कर सकता है, जो उनके युगों की पहल हुई। यानी मैं किस पर हूँ, मैं उन इस सब का वारिस हूँ। यानी वो कहते हैं मैं इन सब का वारिस हूँ, साथ ही उन सबका भी जिसने पूरी मानव जाति की साझेदारी की, और उनके साथ ये कहते हैं साथ में मैं उसका भी हूँ जो संपूर्ण मानव जाति की साझेदार है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है। आगे नेहरू जी लिखते हैं कि हमारे जो इंडियंस हैं उनकी जो हमारी कल्चर है उसकी एक खास बात है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो अनोखी नहीं है, यानी कोई स्पेशल नहीं है मगर वो खास है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। उनके अनुसार भाई कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से एकदम अलग नहीं होगा, यानी कुछ न कुछ तो उसमें मिलेगा। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त मांस और अस्थियों में समाई है, यानी बाकी कुछ ना हमें मिले ना मिले मगर एक चीज़ हमारी सेम है, जैसे हम सभी का खून एक है, हम सभी का मांस एक जैसा है और हम सभी की अस्थियाँ यानी हड्डियाँ एक जैसी है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा, और इन सभी जो विशेषताएं हैं उन्हीं से हमारा जो प्रेजेंट है वो है और इसी से हमारा फ्यूचर बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए हैं, यानी ये जो एक हमारी कल्चर है उसका जो वर्तमान कैसे मुझे जो प्रेजेंट कैसे है और लंबे अरसे से मेरे दिमाग में है कि मैं इसे लागू कैसे करूं, जो मेरे मन में एक थॉट है मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूं। नेहरू जी कहते हैं मैं सब इसी बातों पर लिखना चाहता हूं। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है, मगर जो ये विषय की कठिनाई है क्योंकि भारतीय कल्चर कोई सामान्य नहीं है, ये जटिल है यानी बहुत ही स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ, और उसने कहते जो ये इतनी महान संस्कृति है मैं इसे पूर्ण तो नहीं लिख पाऊंगा मगर सतही मतलब एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही छू पाऊंगा या उसे ही
लिख पाऊँगा। इस प्रकार ये पाठ पूरा होता है। हम नियमित रूप से दूसरा पाठ भी पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जब कोरोना जैसी महामारी का अंत हो तो हमारे पर दबाव कम रहे। आप सभी कठिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए मुझे, नहीं तो मेरे निजी नंबर पर मुझे कॉल कीजिए और मुझे मीनिंग पूछिए। और पाठ पढ़ाएंगे और उसी के साथ प्रश्नोत्तर भी उसी श्रेणी में लेंगे। इसी के साथ आज का पाठ पूरा होता है। जय हिंद। प्यारे बच्चों, जय